नमस्कार, मैं हूं पूनम जैन। स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन पर, जिसका पहला चरण सफल रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाए गए भय और भ्रम के माहौल को दरकिनार कर स्वास्थ्य कर्मियों ने बढ़ चढ़कर टीके लगवाए हैं। अब तक 7 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके का पहला डोज लग चुका है और सरकार के दावे पर यकीन करें तो अब तक कहीं से भी साइड इफेक्ट की खबर सामने नहीं आई है। और इस बीच एक और विश्वास भरी खबर आई है और वो ये है कि कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पीएम, सीएम, राज्यपाल समेत तमाम बड़े राजनेता कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। इस कार्यक्रम में विश्वास के इसी टीके पर बहस को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल देश में कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण चल रहा है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लग रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के बाद दूसरा फेज शुरू होगा। दूसरे फेज में सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों और 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि दूसरा फेज कब से शुरू होगा, लेकिन दूसरे फेज की गाइडलाइन तय है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्रियों को कोरोना का टीका लगेगा। जैसा कि हम पहले से ही बता चुके हैं कि दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। इस चरण में उन सभी को वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा जो भी 50 साल के ऊपर होंगे। ऐसे में सभी सांसद और विधायक जो 50 साल के ऊपर हैं, उनको कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों समेत कई वीवीआईपी की उम्र 50 से अधिक है। ऐसे में ये सब खुद टीकाकरण के दायरे में आ जाएंगे और इसी के साथ उन सवालों पर भी विराम लग जाएगा जिनमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन अगर इतनी सुरक्षित है तो पीएम, सीएम क्यों इसे नहीं लगवा रहे हैं। और कांग्रेस के आरोप के बाद भी बीजेपी उसे उसी अंदाज में जवाब दे रही है। संभावना है और संभावना है तो अच्छी है, लगना तो है ही सबको। जो भ्रम और अफवाह फैलाते हैं आखिर उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। इसके अलावा पीसी शर्मा कह भी क्या सकते हैं, ऐसे कह रहे हैं वो तो जैसे सोनिया जी ने पहले लगवा लिया। आज कहा जा रहा है कि सांसद, प्रधानमंत्री और विधायक सब पहले टीका लगवाएंगे। यही काम यदि प्रारंभ में कर देते तो जिस तरीके का भ्रम का वातावरण फैलाने का प्रयास कुछ लोगों ने किया था, वो भी प्रयास सफल नहीं होता। और आज ये निर्णय लिया है, इस निर्णय का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक दल पहले ही इस बात को कह चुका है कि विधायकों को पहले टीका लगवाया जाए, जिससे जनता में, आम जनमानस में अपने जनप्रतिनिधि को टीका लगने के बाद टीके पर भरोसा हो। टीके पर भरोसा है, इसका स्वागत है। और टीका लगे, जनता बचे, यही एक प्रयास है सरकार का, वैज्ञानिकों का। उस प्रयास में सबको सहयोग देना चाहिए। वैसे इन सवालों पर विराम तो देश की जनता ने ही लगा दिया है। पहले चरण में 7 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है, जिसमें अभी तक कहीं से भी किसी तरह के साइड इफेक्ट की सूचना नहीं है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां अब तक 28,155 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। टीके लगवाने वाले सभी लोग पूर्णतः स्वस्थ हैं। सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को टीके लग रहे हैं और टीकाकरण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 2 दिन में ही 18,000 व्यक्तियों को वैक्सीन लगी है। मध्य प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी मिल गई है। शुरू में प्रदेश को कोविशील्ड के 4,31,000 डोज मिले थे और अब 5,06,000 डोज और आ गए हैं। 2 सप्ताह में प्रदेश के 450 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण शुरू हो जाएगा। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए साथ में हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों से आज जो कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज शुरू हो गया है और पहला फेज पूरा हुआ है, अब दूसरे फेज की तैयारी है, लेकिन अभी भी सियासत थम नहीं रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। सर, सबसे पहले ब्रजेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पहला फेज हो चुका है, अब इसके बाद पीएम, सीएम टीका लगवाएंगे, लेकिन कांग्रेस का फिर वही सवाल कि पहले क्यों नहीं लगवाया गया। राजनीति अभी भी जारी है, राजनीति थम नहीं रही है। देखिए पूनम, इस टीकाकरण में चरणबद्ध तरीके से लगाने का निर्णय हुआ था कि पहले जो हेल्थ वर्कर हैं उनको लगेंगे और इसके बाद फिर जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं
जो बीमार हैं और 50 साल से अधिक उम्र के लोग जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों को टीका लगाने का निर्णय लिया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि टीके के कारण लोगों में साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से उसके कारण कई लोग वर्कर हैं जो टीके नहीं लगवा रहे हैं, इनमें हेल्थ वर्कर भी हैं। इससे एक मैसेज जा रहा था। इसके कारण सीएम ने बाद में निर्णय लिया, पीएम ने बाद में निर्णय लिया कि हम भी टीकाकरण में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री को यदि टीका लगेगा तो लोगों में एक तरह से विश्वास आएगा टीकाकरण का। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब हमारा टीकाकरण जो अभियान है, वैक्सीन है, वो विदेशों को भी सप्लाई करने का निर्णय ले लिया है सरकार ने। लोगों में जो भ्रांतियाँ थी, जो भ्रम था, जो सियासत हो रही थी, उसके कारण लोग टीकाकरण से पीछे हट रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने बीच चरण में ही ये निर्णय लिया है कि हमें भी टीका लगवा लेना चाहिए ताकि लोगों में विश्वास हो। और कांग्रेस बार बार जो सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता और इनके मंत्रिमंडल के सहयोगी क्यों टीका नहीं लगवा रहे हैं, ये लोग क्यों पीछे हट रहे हैं, यही वजह रही है कि मुझे लगता है कि बीच में टीकाकरण अभियान में प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया है कि हम भी टीका लगवा लेंगे ताकि लोगों में भ्रम ना हो और लोग विश्वास करें और टीका लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं। खासकर सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात से हुई कि जब हेल्थ वर्कर ही पीछे हटने लगे, डॉक्टर ही पीछे हटने लगे, नर्सेज भी पीछे हटने लगी, तब ये समस्या खड़ी हुई। तो मुझे लगता है अब कांग्रेस को इसमें सियासत नहीं करना चाहिए कि सभी को टीकाकरण अभियान में शामिल होना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए। हम देश में सर्वाधिक टीकाकरण करते हैं, 60% वैक्सीन हमारे यहाँ बनती हैं। और इसके बाद टीकाकरण का पूरे देश दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा अभियान मध्य प्रदेश या हमारे भारत देश में ही होता है। देखिए आप, हर साल 39 करोड़ लोगों को हम टीका लगाते हैं, चाहे बच्चे हों, उसमें गर्भवती महिलाएं हों या पुरुष हों। तो हम व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चला चुके हैं और ये हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा अभियान होगा हिंदुस्तान में। पूनम जी, ब्रजेश जी, लेकिन सवाल यही कि जब पहले पीएम सीएम पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाना था, तब सवाल ये था कि आप पहले लगवाइए। अब जब लगवा रहे हैं, दूसरे चरण में लगवाएंगे, तो अब ये हो रहा है कि पहले क्यों नहीं लगवाया गया। सवाल मतलब तमाम यहाँ कांग्रेस का हमने शुरू से रुख देखा है कि सवाल खड़े करना कांग्रेस की जो है एक प्रथा, एक चलन बन गया है। कोरोना शुरू हुआ, सवाल खड़े हुए, लॉकडाउन लगा, सवाल खड़े हुए, वैक्सीनेशन की तैयारी हुई, सवाल खड़े हुए, पहला वैक्सीनेशन हो गया, सफल रहा, अब भी सवाल। देखिए पूनम, विपक्ष का काम कर रही है कांग्रेस और वो सियासत उसका काम करने का धर्म है। लेकिन जो अच्छे काम होते हैं, जैसे हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक पे उसने सवाल खड़े हुए, जिसमें पाकिस्तान की संसद में उनके सांसद ने तो स्वीकार किया है कि किस तरह से हिंदुस्तान की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और बड़ी संख्या में हमारे यहाँ नुकसान पहुँचाया था। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को अब सियासत करना चाहिए। इसमें कुछ अच्छे काम हैं, महत्वपूर्ण अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए उनको और इस अभियान में शामिल हो जाना चाहिए। जिस तरह से कि वो राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस शामिल हो गई, धन संग्रह कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं उसमें भी उनके कुछ नेता सवाल उठा रहे हैं। तो कांग्रेस का काम है सवाल उठाना, विपक्ष की भूमिका निभाना। वो निश्चित तौर पर अपना काम करे, सियासत करे, लेकिन इस तरह के अभियान में ऐसा भ्रम ना फैलाए। और उसके भ्रम फैलाने से क्या होता है, गरीब तबका है, जो अनपढ़ तबका है, वो वैक्सीन लगवाने से दूर हो जाता है। पढ़े लिखे लोगों में तक भ्रम आने लगा है। अब जिस तरह हम देख रहे हैं डॉक्टर भी और नर्स वगैरह भी नहीं लगवा रहे हैं, टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि उनको अब सियासत से हट जाना चाहिए और इस अभियान में शामिल हो जाना चाहिए। सियासत करें लेकिन अब कुछ मुद्दों को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल पूनम जी, शुक्रिया ब्रजेश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल अब हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी पालीवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। पालीवाल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी पूनम जी, मैं आपकी आवाज ठीक से पा रहा हूं। जी पालीवाल जी, सबसे पहले तो जो वैक्सीनेशन का पहला चरण कितना सफल रहा? उम्मीदों का टीका जिसे कहा जा रहा था, कितना उम्मीदों पर खरा उतरा? देखिए, यदि हम उम्मीदों के टीके की बात करें तो उम्मीद पूरी थी, लेकिन कहीं न कहीं भय, भ्रम और भ्रांति ने इस पहले टीकाकरण के पहले चरण को उतना सफल नहीं होने दिया जितना सफल वो होना चाहिए था। जिसके पीछे नैसर्गिक और प्राकृतिक कारणों के साथ साथ चिकित्सीय कारण भी देखें तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि टीके की लोग बहुत लंबे समय से वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वैक्सीन आएगा, व्यक्ति अपने जीवन की खातिर, अपने परिवार की खातिर, अपने समाज की खातिर, अपने शहर और अपने देश की खातिर दौड़ लगाकर टीका लगाने जाएगा। लेकिन ऐसा भय और भ्रम के कारण, भ्रांतियों के कारण, डर के कारण नहीं हो पाया। इसका मुझे बहुत अफसोस है।
रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे न्यूज हेड, वो भी आपसे सवाल लेना चाहते हैं। पालीवाल जी। डॉक्टर पालीवाल नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर जी, सवाल स्वाभाविक रूप से मेरे दिमाग में आ रहा है, जो एक्टिविज्म होता है कई किस्म का, उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं। ये जो वैक्सीनेशन का मामला है, इसमें सोशल मीडिया का जो एक्टिविज्म रहा, एक डॉक्टर के तौर पे आप इसे कितनी दुखद स्थिति देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया ने ज़्यादातर इन्हीं खबरों को प्रमोट किया कि वैक्सीन से फलानी चीज़ हो सकती है, इसका ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इससे नुकसान हो सकता है। क्या आप इसको एक बड़ी वजह देखते हैं जो आपको भी दुर्भाग्यजनक स्थिति लगी पहले फेज को लेकर, उसके लिए? जी देखिए, मैं जहाँ तक आपका कहना है, मैं बिल्कुल इस बात को सच मानता हूँ कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की भ्रांतियां होती हैं, उन भ्रांतियों ने निश्चित तौर पर परिस्थितियों को नकारात्मक बनाया है। और सोशल मीडिया पर मैं जहां तक देखता हूं कि सकारात्मक पॉजिटिविज्म बहुत कम है। पॉजिटिव सकारात्मक खबरें, पॉजिटिव खबरें बहुत कम है, नकारात्मक खबरें बहुत होती हैं। और नकारात्मक खबरों पर जब मैं अंगूठे का लाइक देखता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्या किस तरह की परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं। एक तरफ हम ये बोल रहे हैं कि हम 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये बोल रहे हैं कि हमारी नई युवा पीढ़ी बहुत पढ़ी लिखी आ गई, तीसरी तरफ हम ये बोल रहे हैं कि हम जागरूक हो गए, चौथी तरफ हम ये बोल रहे हैं हम शिक्षित हो गए, हम व्यवस्थित हो गए, पांचवी तरफ हम ये बोल रहे हैं हम विकासशील होते होते विकसित होने चले जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारी मानसिकता का, हमारी जो सोच है, इसके लिए मैं समझता हूं कि इस पर जो एक अजीब सा आवरण है, इस आवरण को हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो आवरण है नकारात्मकता का। नकारात्मकता का निश्चित तौर पर दहन होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोहन हो रहा है। रत्नाकर सर, अब एक सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से अब दूसरा फेज जो शुरू होगा, उसमें पीएम, सीएम और जो भी 50 की उम्र के ज़्यादा लोग हैं वो सभी लगवाएंगे, क्या इसके बाद विश्वास लौट सकता है जनता के बीच? देखिए आएगा? पूनम, इस सबसे पहला जो सवाल उठता है वो आपकी नीयत का उठता है, और उसके हिसाब से किसी अच्छे कार्यक्रम की नियति तय की जाती है। यदि राजनीति इसी तरीके से जारी रहती है, यदि हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ना लें, तब भी किसी से छिपा नहीं कि किस किस्म से इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, किस तरीके से पूरे मसले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो आज की डेट में आप पीएम की बात कर रहे हैं, आज की डेट में आप इस बात को लेकर आएँ कि पीएम सीएम करवाएंगे, तमाम वीवीआईपीस करवाएंगे, राज्यों के गवर्नर्स कराएंगे। 50 साल से ज़्यादा का के क्राइटेरिया में जो लोग आ चुके हैं, हम उनके तमाम पदनाम ढूंढ रहे हैं और एक उम्मीद कर रहे हैं। बावजूद इसके, यदि आपको नकारात्मक माहौल ही बनाना है, यदि आपको चीज़ों की सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को नहीं देखना है, तो इसमें भी आप कोई ना कोई निकाल लाएंगे। अब कांग्रेस के जिन नुमाइंदे को भी हमने कुछ देर पहले सुना, दुर्गेश शर्मा जी को, अब वो इस बात को कह रहे हैं कि आपने पहले टीका क्यों नहीं लगवा लिया। वो ये भी कह रहे हैं कि यदि आपने पहले लगवा लिया होता तो भ्रम और भय का माहौल नहीं बनता। ज़रा उनसे पूछा जाना चाहिए, भ्रम और भय का माहौल किसने बनाया? किसने भोपाल में कोरोना के कोवैक्सीनेशन के बाद एक व्यक्ति की डेथ के बाद ये सवाल उठाया था कि टीके गरीबों को क्यों लगाए जा रहे हैं, जबकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई कि इस व्यक्ति की मौत कोरोना के कोवैक्सीनेशन के चलते हुई। किसने तमाम किस्म के शुरू से सवाल उठाए थे? नरोत्तम मिश्रा जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस उसकी तरफ से कोई उसका जवाब देगी? कि उन्होंने कहा कि अब देखते हैं सोनिया जी कब इस टीके को लगवाती हैं। तो इस तरीके की चीजें यदि रहेंगी, आप राजनीतिक निहितार्थ ढूंढते रहेंगे, आप आरोप लगाने का बहाना ढूंढते रहेंगे, जैसा ब्रजेश चौकसे जी ने भी कहा था। मेरा कहना है कि यदि अपोजिशन एक एपिडेमिक, इतनी बड़ी महामारी के समय में भी यदि सृजनात्मक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है, तो पीएम सीएम तो आप छोड़िए, यदि देश का एक एक व्यक्ति वैक्सीन लगवा ले, उसके बाद सबकी तबीयत ठीक रहे, तब भी राजनीति कहीं ना कहीं से इसमें चलती रहेगी। और ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। बिल्कुल दुर्भाग्यजनक स्थिति यही है। पालीवाल जी, मेरा एक सवाल आपसे, जो सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कोविशील्ड की अगर पहले डोज से कोई एलर्जी है तो वो दूसरा डोज ना लगवाएं, इससे भी क्या कहीं जनता के बीच भय या किसी तरीके की कोई परिस्थिति बनेगी? देखिए, चिकित्सीय सतर्कता के बारे में टिप्पणी करना बहुत अलग विषय है। किसी भी जीवन रक्षक दवाई से भी किसी किसी को रिएक्शन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार हम अपने पैर में प्लास्टिक का जूता पहनते हैं, उस प्लास्टिक के जूते की वजह से हमारे को रिएक्शन हो जाता है। कई बार हम अंडरगारमेंट्स की इलास्टिक के कारण हमें इचिंग, खुजली और वहां पर बहुत अजीब से रैशेस हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि विकास रुक जाए, इसका मतलब नहीं कि व्यवस्था रुक जाए, इसका ये मतलब नहीं कि जिन लोगों में 1000 में से 999 को कोई समस्या नहीं हो रही, सिर्फ एक जिसे समस्या हो रही उसको बिंदु, उसको टारगेट करके उसी को सबसे ऊपर कर दिया जाए। और जो 999 टीके लगाने के बाद फिर से अपने काम पर लौट गए हैं और जिन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की,
उनकी आवाज को, उनकी आंखों की चमक को और उनके आत्मविश्वास को नहीं समझा जाए, नहीं पढ़ा जाए, तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और मैं समझता हूँ कि यदि मैं प्रदेश की बात करूँ तो प्रदेश का भी, और यदि भोपाल की बात करूँ तो यहाँ का भी। जी चलिए, शुक्रिया पालीवाल जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रत्नाकर जी, अब हमारे साथ बीजेपी से चेतन सिंह जी जुड़ गए हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी चेतन जी, कोरोना का पहला चरण सफल रहा, अब दूसरा जो वैक्सीनेशन का पहला चरण सफल रहा, अब दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। अब पीएम सीएम और तमाम जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग हैं वो टीका लगवाएंगे। उसमें पीएम सीएम ने भी कह दिया है कि वो भी लगवाएंगे। अब इसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पहले क्यों नहीं लगवाया गया, पहले लगवा लेते तो जनता के बीच विश्वास होता। देखिए, हर आदमी का सोचने का नजरिया है। अगर यही माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री गण अगर लगवा लेते तो कहते हैं इनको देश की चिंता नहीं है, पहले अपनी चिंता है। तो ये तो विकृत मानसिकता का विचार है, विकृत मानसिकता के लोग हैं। इनके बारे में कोई भी बात करना, मुझे लगता है कि हम अपने देश के उन साइंटिस्टों का, उन शोधकर्ताओं का कहीं ना कहीं अपमान करते हैं जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को इस खोज में लगाया। आज जिन लोगों ने रिसर्च करके इस सारे विश्व में भारत को सर्वोच्च श्रेणी में ला करके खड़ा किया है, एक शब्द भी कांग्रेस के किसी नेता ने उनके सम्मान में नहीं कहा। जिनकी मानसिकता है, जिनकी मानसिकता दर्शाती है। पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस से धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्ते जी चलिए, चेतन जी पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम कांग्रेस से जवाब ले लेंगे। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान जब आपस में फंसी तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अनेक लोगों ने शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया, प्लेटफॉर्म दिया कि देश की जनता के लिए वैक्सीन तैयार करिए। रिकॉर्ड समय में, हम तो पहले दूसरों पर ही पूरी तरह से आश्रित रहते थे, आज हमारे हिंदुस्तान की कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में कैसे भरोसा बने, कैसे भरोसा जागे, ये सारी बातों को लोगों के बीच में प्रचलित करने की आवश्यकता है, प्रचार प्रसार बढ़ाने की आवश्यकता है। आप कल्पना करिए कि आज अगर 1000 में अगर 990 लोगों को सक्सेसफुल हैं, तो उसके बारे में क्या हम निंदा के साथ बात करें, भय का वातावरण तैयार करें, प्रश्नात्मक दृष्टि से किसी भी मेडिसिन या किसी भी रिसर्च को शंका के दायरे में ला करके खड़ा करें? अरे ये तो आम वैक्सीन, जो हैजे का टीका लगता है, जो खसरे का टीका लगता है, जो पोलियो का टीका लगता है, उसमें भी इस प्रकार के इफेक्ट बर्ड्स आते हैं। ऐसा नहीं है। ये लगता है कि आज देश और देश की जनता ने इस बात का बहुत ही साफ और सार्थक संकेत दिया है कि उनका इस देश की रिसर्च पर पूरा भरोसा है। देश की रिसर्च के साथ ये सब लोग कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। में जो दूसरा फेज आने वाला है, निश्चित रूप से जो लोग उस श्रेणी में आएंगे, उस दायरे में आएंगे, वे सब के सब कोरोना एंटी वायरस का वैक्सीन लगवाने के लिए शर्त तैयार है। मैं उन सारे लोगों को, उन सारे कोरोना योद्धाओं को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने जान को दांव पर लगाकर भी इस देश और प्रदेश की जनता को बचाने का काम किया है। चलिए धर्मेंद्र जी, क्या कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल खड़े करना रह गया है? शुरू से ही देखते आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एक बार फिर जब पीएम सीएम लगवाएंगे दूसरे फेज में टीका, तब भी सवाल। सबसे पहले तो उन सभी वैज्ञानिकों को साधुवाद जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, इस देश के नाम को बढ़ाने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी इस देश के वीर जवान, शहीद, वैज्ञानिकों से लेकर हमारे डॉक्टर, नर्सेस सभी का सम्मान करती है। और हम लोगों ने इस देश को हमारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा बड़े बड़े अनुसंधान दिए और बड़ी बड़ी ख्यातियां दी, चाहे परमाणु से लेकर जितने भी इस देश में महामारियां आई उन सबके टीकाकरण को आप ले लीजिए, पोलियो से लेकर और भी बहुत सारे टीकाकरण रहे। हमने कभी किसी को निंदनीय शब्द या निंदनीय उच्चारण में नहीं घसीटा। ये भाजपा के लोग जब राजनीति करते हैं, जब ये बिहार में बोल देते हैं, उस वैक्सीन को चुनावी वैक्सीन बना देते हैं, चुनाव के समय जाकर सारे बिहारियों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। ये जब चुनावी उस वैक्सीन का उपयोग करते हैं, तब वो वैक्सीन विवादित हो जाती है और राजनीति के केंद्र में आ जाती है। आप बताइए, इस देश के वीर 40 जवानों की शहादत हो गई पुलवामा हमले में लोकसभा चुनाव से पहले। उसके बारे में 3 दिन पहले एक पत्रकार को जानकारी है
कि हमला होगा, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होगी, जिस कॉन्फिडेंशियल सवाल रिपोर्ट कर के रहे बारे हैं में धर्मेंद्र जी, मुद्दे पर सुनिए, वापस आ जाइए। नहीं सुनिए, तो जिस रिपोर्ट के बारे में इस देश के 5 टॉप सीक्रेट लोगों के अलावा अरे भैया वैक्सीन पर बोलो, वैक्सीन पे बुलाया है वैक्सीन आपको। पर बात चल रही है यहाँ। सुनने के लिए नहीं बुलाया है, ये आपकी पीड़ा हो सकती है, धर्मेंद्र जी। देश की पीड़ा नहीं है धर्मेंद्र जी। आप सुन तो लीजिए, जब क्यों देश की सुने? सुरक्षा के साथ धर्मेंद्र जी, भाजपा क्यों राजनीति आपकी बात? धर्मेंद्र जी, बहुत समय कम रहता है, आप मुद्दे पर ही वापस आइए, मुद्दे पर बात मैं कीजिए। मुद्दे अभी पर ही फिलहाल आ रहा हूं। वैक्सीनेशन की मैं बात चल रही है। मुद्दे रत्नाकर जी, पर आप ही आ सवाल रहा हूं। लीजिए। जी, मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूँ। किस तरीके से इन्होंने उस सेना के शौर्य को राजनीति में घसीटा, उसी प्रकार से कोरोना योद्धाओं और कोरोना के बचाव के लिए बनी वैक्सीन को भी इन्होंने बिहार में। लेकिन धर्मेंद्र जी, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से आपकी पार्टी के लोगों ने सवाल उठाए हैं, जिस तरीके का माहौल बनाया है, क्या वो देश के वैज्ञानिकों के मनोबल को तोड़ने वाला कदम नहीं था जिन्होंने वैक्सीन की दिशा में काम किया? क्या उन कोरोना वॉरियर्स का, आप मेरा सवाल, एक मेरा निवेदन है, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, निवेदन है मेरा आपसे। जिस तरीके से आपकी पार्टी के लोगों ने सवाल उठाए हैं कोरोना वैक्सीन के असर को लेकर, क्या वैज्ञानिकों का मनोबल तोड़ने का काम नहीं किया? क्या कोरोना वॉरियर्स का मनोबल तोड़ने का काम नहीं किया? क्या उन लोगों को हतोत्साहित करने का काम नहीं किया जो वैक्सीन लेने के लिए वॉलंटरीली आगे आए थे? आप सुन तो लीजिए, कोरोना वैक्सीन पर सवाल नहीं उठाए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर ही सवाल उठे हैं, उसके असर को लेकर सवाल उठे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने सवाल उठाए हैं। भाजपा की घृणित मानसिकता हर चीज की राजनीतिक इवेंट के तौर पर फायदा लेने के लिए करने की जो मानसिकता है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। धर्मेंद्र जी, सुनिए ना, शशि थरूर, जयराम रमेश, आनंद शर्मा ने जब सवाल खड़े किए थे तब रणदीप सुरजेवाला को सफाई देने आना पड़ा था सामने। सुनिए, बड़े बड़े इस देश ने आविष्कार किए, कभी आपने इससे पहले सरकारों को उसका श्रेय लेते हुए देखा है? अरे हमारे देश के 20-40 जवान शहीद हो गए पुलवामा अटैक में, और उसकी जानकारी पत्रकार को लीक कर रहे हैं इस देश के। अरे मुंह से तुम्हें ये प्रश्न पूछने का हक है। राजनीति तो गाली बकते हो, अपमानित करते हो, धर्मेंद्र जी, सबूत ढूंढते हो, सेना ठोक कर आती है, तुम सबूत ढूंढते हो। धर्मेंद्र जी, अभिनंदन को 24 घंटे में रिहा करना पड़ा, ये सबसे बड़ा सबूत है। आप बताइए। मुझे लगता है मैं विषय पर दोनों को आमंत्रित करना चाहिए चर्चा के लिए। चेतन जी प्लीज आप दोनों से निवेदन है, मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे से मत भटकिए। रत्नाकर जी का सवाल पहले पूरा सुनिए आप, उसके बाद जवाब दीजिए। वादा करते हैं जहाँ चुनाव नहीं होंगे, क्या आप वहाँ वैक्सीन नहीं देंगे? अरे आप वैक्सीन का चुनावी देशव्यापी अभियान शुरू हुआ है धर्मेंद्र जी, देशव्यापी अभियान शुरू हुआ है। अरे अभी हुआ है, आप भूल गए क्या बिहार में इन्होंने मुफ्त वैक्सीन का वादा तो किया था? वैक्सीन बनने में धर्मेंद्र जी समय लगता है, ये एक ऐसी बीमारी का मामला है जिसकी वैक्सीन दुनिया के विकसित से विकसित देश में भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। अरे सवाल सरकार से किए जाते हैं साहब, विपक्ष से नहीं। आजकल विपक्ष से इसलिए सवाल किए जा रहे हैं, ये प्रति प्रश्न है क्योंकि विपक्ष ने सवाल उठाए, इसलिए विपक्ष से भी सवाल होगा ना साहब। हाँ, तो हम उसका जवाब दे रहे हैं ना। इन्होंने वैक्सीन का राजनीतिकरण किया कि नहीं किया? वैक्सीनेशन का राजनीतिकरण किसने किया? अरे इन्होंने किया कि नहीं? वैक्सीनेशन का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? धर्मेंद्र शर्मा जी, इसी भोपाल में शिवराज सिंह चौहान द्वारा नर्सों के ऊपर पुष्प वर्षा करने के बाद जब वो नर्सें अपने हक के लिए मांगने गई, उन पर लाठी डंडे बरसाने का काम किसने किया? उन कोरोना योद्धाओं को प्रताड़ित करने का काम किसने किया? अरे तो कोरोना के वैज्ञानिकों का हतोत्साहित करने का काम नहीं होता है क्या? ये कि अगर आप ये कहें, ये जो जुमलेबाज सरकार में बैठे हैं जिन्हें हर चीज में राजनीति करनी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इनको व्यक्ति शहीद जवानों की लाशों पर राजनीति करनी है। अरे धर्मेंद्र जी, चलिए मैं आपकी मनाने की जगह ये उनका उपयोग करते हैं राजनीति लेने के लिए। 15 सेकंड का आपका टाइम लूंगा धर्मेंद्र जी, 15 सेकंड का आपका टाइम लूंगा। आप जिस बार बार पुलवामा हमले की और शहादत की बात कर रहे हैं, आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में उसे पुलवामा हादसा कहा था, तो आतंकवादी हमला नहीं कहा था। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में, आप ही के पार्टी के लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए थे। होने से पहले अर्णब गोस्वामी को पता है कि हमला होगा, उसके बाद हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जी निश्चित रूप से। अर्णब गोस्वामी को कौन बता रहा था?
ये बताइए दिग्विजय सिंह को किसने बताया था कि वो टेररिस्ट हमला नहीं, हादसा नहीं, टेररिस्ट? दिग्विजय सिंह को किसने बताया था कि वो आतंकवादी हमला नहीं, हादसा है? अरे आतंकवादी हमला होने से पहले एक पत्रकार को, दिग्विजय स्वामी को पता लग जाता है। धर्मेंद्र जी आपने, प्रधानमंत्री है देश का। जी जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है या सेना अध्यक्ष ठीक है ना, तो आप भी तो जवाब दे दीजिए धर्मेंद्र जी कि हाँ हमले मैं जवाब दे रहा हूँ ना। आप जब हमारे कोरोना योद्धा कोरोना से लड़ रहे थे और अपने हक की मांग के लिए जब वो सीएम के पास जाते हैं तो लाठी डंडे बरसाने का काम अरे धर्मेंद्र जी इसका वैक्सीनेशन से क्या लेना देना है? जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वैक्सीनेशन के असर को लेकर, उसे लेकर जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, आपकी पार्टी के अभी प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी से भी बात हुई थी, वो इस बात को कह रहे थे कि पीएम सीएम देर से क्यों लगवा रहे हैं, इसको पहले क्यों नहीं लगवा लिया? स्वागत किया है वैक्सीनेशन का, हम भी स्वागत करते हैं। और इस देश के वैज्ञानिक, इस देश के वीर सपूत सैनिकों के स्वर पर सभी को गर्व है, उन पर प्रश्न चिन्ह कोई नहीं लगा रहा। प्रश्न चिन्ह इन जुमलेबाज, इन ढोंगियों के करतूतों पर है। ये ढोंगी बिहार में जाकर बोलते हैं कि मुफ्त वैक्सीन लगेगी। अपने शब्द ठीक करिए धर्मेंद्र, अपने शब्द ठीक करिए। ये आप जुमलेबाज लोग हैं, कैसे प्रवक्ता बनाने की पार्टी आपको इस देश की जुमलेबाज लोग हो, सुनिए, आपको इस देश की संप्रभुता से कोई लेना देना नहीं है। हमसे बात करते हैं, आप चुप रहिए, आप जवानों की लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। जनता ने तुमको बता दिया तुम्हारी औकात आप कितनी बची जवानों है। की लाशों बता पर दिया राजनीति तुम्हारी करने औकात वाले कितनी लोग है। हैं। आप लोग इस देश की राजनीति के लिए सबसे घातक हैं। पाकिस्तान के, चाइना के धर्मेंद्र चुप रहिए। चलिए धर्मेंद्र जी, एक सवाल मेरा आखिरी सवाल, हमारे पास समय की सीमा है, समय कम है। धर्मेंद्र जी एक सवाल, अब जब पीएम सीएम लगवाएंगे दूसरे फेज में, तो क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और क्या कमलनाथ लगवाएंगे? बिल्कुल, आप आने तो दीजिए, सब लोग लगवाएंगे। किसी ने वैक्सीन लगवाने से मना नहीं किया है। और देश की ये वैक्सीन में भाजपा का कोई वो योगदान नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिकों की एक बड़ी वो है। भाजपा और कांग्रेस से मतलब ही नहीं, सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी। अरे लेकिन सरकारें पहले कांग्रेस की थी, भाजपा की, सबकी बनी बिगड़ी है। इस देश के सैनिकों को, वैज्ञानिकों को डिमोरलाइज नहीं किया जा सकता। उनके स्वर पर सबको गर्व करना चाहिए, हम भी करते हैं, पर लाशों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ये जुमलेबाज लोगों को समझना चाहिए। ठीक है रत्नाकर जी, आप सवाल ले लीजिए, फिर उसके बाद संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा। बस मेरा धर्मेंद्र जी से एक ही सवाल है कि अभी आपने कहा कि ये भाजपा का इसके पीछे कोई योगदान नहीं है, देश के वैज्ञानिकों का है, तो क्या ये सवाल नहीं उठता है कि कांग्रेस के शासनकाल की जिन उपलब्धियों का आप लोग श्रेय लेते हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवा दिया, तो वो भी सैनिकों का शौर्य था। इस तरीके की तमाम गतिविधियाँ जो होती हैं उसको कोई ना कोई एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जो निर्णय लेने की क्षमता रहती है, यदि उस समय के निर्णय का श्रेय अगर आप इंदिरा जी को देते हैं तो इस चीज का श्रेय भी बीजेपी गवर्नमेंट को देने में इतनी कंजूसी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो वैज्ञानिकों को प्रमोट किया है ना। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल श्रेय दे रहे हैं। 60 दिन हो गए, 62 किसानों की मौत हो गई, फिर आप एक ट्वीट तक नहीं किया। धर्मेंद्र जी किसान हो, धर्मेंद्र जी किसान हो, पुलवामा हो, अनादि टीवी ने हर विषय पर चर्चा की है पूरी सार्थकता के साथ, लेकिन हमारा निवेदन लगातार आपसे यही था यहाँ वैक्सीनेशन पर चर्चा करें। पुनः मैं वैक्सीनेशन की बात तो कर रहा चलिए हूं। धर्मेंद्र जी मुद्दे से मत भटकिए, और फिलहाल समय हो गया है हमारा। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, चेतन जी आपका भी, और साथ ही रत्नाकर सर आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन का पहला चरण सफल रहा है। कोरोना वैक्सीन को जो लेकर काफी भ्रम फैलाए गए, भय की स्थितियां बनी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पालीवाल जी ने कहा कि उसके कारण कमी दिखाई दी है, लेकिन अब दूसरा फेज शुरू हो रहा है, उसमें पीएम सीएम और जो भी 50 साल से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति हैं वो सभी लगवाएंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस सवाल खड़े कर रही थी, उससे भ्रम की स्थिति फैल रही थी, तो अब शायद वो सवाल ना हो कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अगर राजनीति ही करना है तो राजनीति अभी भी हो रही है, राजनीति आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।